नमस्कार साथियों, आर के स्टडी विजन में आपका स्वागत है। लीजिए, हम आ चुके हैं आपको यूनिट फिजिक्स की क्लास लेकर के और फिर से पुनः एक बार फिर से चालू करते हैं। देखिए, ये हमारे यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। हम इसके पहले फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट भी आएगा इसी का, ठीक है ना। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम केवल वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और ये यूनिट फर्स्ट का तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। अगर जिसने किसी ने भी आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया है, देखा है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस तरह से हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट को आपको हमेशा याद रखना है, हमारा 70/70 का टारगेट है, ठीक है ना। तो हमें किस तरह से 70 में 70 नंबर लाने हैं, तो आप बने रहिए आर के स्टडी विजन पर हमारे साथ, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है, ठीक है ना। तो देखिएगा, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, पहले तो बात करते हैं कि स्थिर विद्युत बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत बल वो बल है जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। आवेशों के बीच में लगता है, उसे किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। दो आवेश रखे होते हैं, बिंदु आवेश दिए होते हैं, उनके बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो जब दो पिंडों के बीच में, जो बड़े बड़े पिंड होते हैं, और दो बड़े बड़े पिंडों के बीच में जब बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि छोटे पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, लेकिन इतना ना के बराबर लगता है, तो ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब देखिएगा, इसमें तुलना करनी है, तुलना किस आधार पे करेंगे, तो कुछ इसमें समानताएं भी हैं और कुछ इस तरह से आपकी असमानताएं भी हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों बलों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इनको देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले करते हैं समानताओं की बात, ठीक है ना। तो देखिए, समानताओं के लिए ये कूलाम के व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। तो देखिएगा, ये भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, ये बल निर्वात में भी लगता है, ये बल भी निर्वात में लगता है। निर्वात क्या होता है, सबसे पहले समझिए निर्वात क्या है। तो निर्वात होता है जहाँ पर वायु उपस्थित ना हो, तो वो क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बल भी निर्वात में लगता है और ये बल भी निर्वात में लगता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते ही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो हम जो पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी पर जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है और नीचे आती है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको खींच रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो जो निर्वात में ये भी लगता है और निर्वात में ये भी लगता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हवा हो, ठीक है ना। तो निर्वात में ये भी लग सकता है, निर्वात में ये भी लग सकता है। दूसरा क्या है, ये बल संरक्षी है और ये भी संरक्षी है। संरक्षी का मतलब क्या होता है, संरक्षी का मतलब होता है जो पथ की प्रकृति पर निर्भर न करे, ठीक है ना। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण बल को समझें, तो ये पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या नहीं करता है। तो कैसे समझेंगे, हमने कहा देखिएगा, अगर पानी में हम किसी वस्तु पर देखते हैं, तो पानी में भी क्या होता है, किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हमारी पृथ्वी द्वारा उसको नीचे खींच लिया जाता है ना। अगर उसको हम क्या करते हैं, चिकने फर्श पे भी ऊपर की ओर फेंकेंगे तो नीचे खींच लिया जाएगा, ठीक है ना। खुरदरे फर्श पे भी फेंका जाएगा तो भी नीचे खींच लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पथ, मतलब जो नीचे की चिकनी या खुरदरी या पानी, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह जाए, ठीक है ना। जी क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह लग रहा है, तो यानी कि क्या होता है, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही संरक्षी बल हो जाएंगे, ठीक है ना। केंद्रीय बल की बात करते हैं, तो देखिएगा, ये चौथा पॉइंट है, ये केंद्रीय बल है और ये केंद्रीय बल है, ठीक है ना। केंद्रीय बल का मतलब है जो केंद्र पर निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। तो देखिएगा, चार समानताएं क्या क्या होती हैं, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, निर्वात में भी लगता है, संरक्षी बल है और केंद्रीय बल है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 पॉइंट है और चारों समानताएं हैं दोनों बलों में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, असमानताएं क्या हो सकती हैं। तो देखिएगा, जैसा कि हमने कल पढ़ रखा है, कल पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि जो दो आवेशों के बीच में बल लगता है वो किस तरह का हो सकता है। तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो आकर्षण प्रकृति का हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण की प्रकृति का होता है। तो देखिएगा, लिखा है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल होता है। और इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा कैसा होता है,
आकर्षण बल ही होता है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि कौन सा प्रबल है, तो देखिएगा स्थिर विद्युत बल प्रबल बल है और ये कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर हो गया या तुलना हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा, तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे? हमने कहा कि ये कोई धनावेश है, ठीक है ना, या कोई आवेश है, ठीक है ना। अब देखिएगा जब कोई आवेश यहाँ पर रखा हुआ है तो ये अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र बना लेगा। क्षेत्र बना लेगा, कैसे क्षेत्र बना लेगा? हमने कहा इस तरह से क्षेत्र बना लेगा। जैसे हम आज हम बात कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, क्लास में किसी को समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझा रहे हैं तो ये एक निश्चित एरिया होगा जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही होगी, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जी आवेश है, तो ये आवेश रखा हुआ है तो इसका भी एक क्या हो जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है ना। कि यहाँ तक इसकी आवाज़ या ये इस यहाँ तक के एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम इसके क्या कर सकते हैं, प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम उसके प्रभाव का अध्ययन कर पाते हैं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, किसी आवेश व आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम उसके प्रभाव का अध्ययन कर सकें उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की बात कर ली है हमने, अब आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है ना। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सुनिएगा। जी हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। जी हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। हमने कहा इसी विद्युत क्षेत्र में हमने एक और आवेश को रख दिया, किसी एक और आवेश को लाते हैं, इसे परीक्षण आवेश बोल दिया। कोई एक आवेश लाते हैं इस विद्युत क्षेत्र में। अब देखना, इसमें एक आवेश पहले से रखा हुआ है, एक आवेश की और एंट्री करा देते हैं, तो ये आवेश इस पर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, बल लगाएगा। हो सकता है वो बल आपका आकर्षण प्रकृति का हो सकता है वो बल आपका प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इस पर बल लगेगा, वो जो बल लगेगा ना, तो ये आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर किसी आवेश को क्या होता है, जितने बल का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, देखिएगा जी विद्युत क्षेत्र है और इसकी किसी बिंदु पर जी कोई आवेश है स्थित, कोई धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी बिंदु आवेश पर मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश रखा जाता है, कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में, और वो कितने बल का अनुभव करता है? F बल का अनुभव करता है। ठीक है ना, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो E बराबर हो जाएगा F/Q0। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो गया? F/Q0। अगर बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिएगा मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। मात्रक दो प्रकार से हमें याद रखना है, एक SI यूनिट और एक CGS यूनिट। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं? हमने कहा जो फॉर्मूला निकलता है उसी से हम मात्रक निकाल लेते हैं। देखिएगा ये तीव्रता और तीव्रता का निकालना है, तो यहाँ पे क्या होता है? F/Q0 लिखा है। F क्या है? बल है। Q क्या है? आवेश है। ठीक है ना, तो देखिएगा बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, Q का क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है ना, कूलाम यानी आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर CGS की बात करें तो देखिएगा CGS में बल का मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है CGS। अच्छा, अगर बात करते हैं कूलाम की, इसकी आवेश की, तो इसका क्या होता है? स्थैत कूलाम होता है। क्या होता है? स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मात्रक निकाल आते हैं। एक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, CGS में हो गया डाइन प्रति स्थैत कूलाम। ठीक है ना, तो इस तरह से ये मात्रक हो जाते हैं। बात करते हैं विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र क्या होगा देखते हैं। देखिएगा इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या निकलेगा? तो देखिएगा फॉर्मूले से ही निकलता है। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? E बराबर F/Q0। ठीक है ना, अगर E बराबर F/Q0 पढ़ा है तो देखिएगा विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। पहले F का विमीय सूत्र लिखते हैं। बल का क्या होता है? तो mL/T⁻² होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आवेश लिखा हुआ है, आवेश का क्या होता है? AT होता है। इसको सॉल्व करिए तो देखिएगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो m का तो m ही रहेगा। यहाँ देखिएगा l है तो l ही रहेगा। t यहाँ पे 1 है और t का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पावर 1 है, प्लस की ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगी। मतलब नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो पावर किसकी होती है? माइनस की होती है। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रकृति की। देखिएगा प्रकृति क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। जब भी कोई राशि सदिश होती है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? दिशा होती है। तो दिशा की बात करते हैं तो दिशा होगी बल के, लगने वाले बल के अनुदिश। ठीक है ना, लगने वाले बल के अनुदिश होती है किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है ना, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल के अनुदिश हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद। तो देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। किसकी? विद्युत द्विध्रुव की। अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, देखिएगा विद्युत द्विध्रुव, एक मिनट, देखिएगा विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, देखिएगा विद्युत द्विध्रुव को ऐसे समझते हैं कि देखिएगा एक यहाँ पे एक आवेश है और दूसरा एक यहाँ पे आवेश है। ठीक है ना, और ये कैसा है? एक धन आवेश है और एक कैसा है? ऋण आवेश है। ठीक है ना, तो ये धन है और ये कैसा है? ऋण आवेश है। ठीक है ना, तो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव को कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो विजातीय आवेश। विजातीय आवेश कल बताया था हमने, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं विजातीय आवेश क्या होते हैं।
तो एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, यानी दोनों एक धन का एक ऋण का हो तो विजातीय, अगर दोनों धन के हैं तो सजातीय, दोनों ऋण के हैं तो भी सजातीय, मतलब एक जैसे जब होते हैं तो सजातीय कहते हैं और विपरीत होते हैं तो विजातीय बोलते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि अल्प दूरी पर, अल्प दूरी का मतलब है पास पास स्थित होने पर, तो अल्प दूरी पर विजातीय आवेश क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अल्प दूरी पर स्थित विजातीय आवेश क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के, परिमाण में कैसे होते हैं, समान, तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय आवेश के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, देखिएगा क्या लिखा है, डेफिनेशन को समझिए। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिणाम के, मतलब आवेश देखिएगा दोनों ही समान परिणाम के हैं, लेकिन विजातीय होने चाहिए। विजातीय का मतलब होता है एक धन और एक ऋण। ठीक है ना, तो विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है ना, इनकी बीच की दूरी मान लीजिए हमने 2a मान ली है। कितनी है बीच की दूरी, 2a। वैद्युत द्विध्रुव हो गया। आगे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो देखिएगा समझिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे समझिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश को ले लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो आवेश लिखे हैं, विजातीय है, तो वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश को ले लीजिए। चलिए एक आवेश हमने क्यू ले लिया, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2a है, तो बीच की दूरी 2a हो गया। और इनकी दोनों के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, p से लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हमने कहा ऐसे लिख देंगे। देखिएगा एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पी से किसको लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से डोनेट करते हैं। ठीक है ना, पी से लिखते हैं। ठीक है ना, अब डेफिनेशन रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिएगा डेफिनेशन लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो देखिएगा विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को, गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो देखिएगा एक आवेश ले लिया, तो में से किसी एक आवेश को लेना है, उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना, इसे पी से व्यक्त करते हैं, सॉरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखिएगा तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं
तो देखिएगा इस फॉर्मूले को बाद में लिखते हैं, इसको हम पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए कि P बराबर होता क्या है, Q इंटू 2A। तो आप बाद में लिख देते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इसलिए हमने ऊपर लिखा है उसको, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक, विमीय सूत्र। तो देखिएगा मात्रक क्या निकल के आएगा, P बराबर Q इंटू 2A लिखा है। मात्रक दो प्रकार से होता है, एक एसआई पद्धति होती है, एक होती है CGS पद्धति, ठीक है ना। अगर एसआई पद्धति की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें क्या होगा, Q का क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे जी दूरी लिखी है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना, कि एसआई हो जाएगा। CGS की बात करते हैं तो स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम, ठीक है ना। और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है CGS में, ठीक है ना। तो स्थैत कूलाम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गई SI और CGS मात्रक की बात। अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं तो देखिएगा विमीय सूत्र बड़ा ही आसान निकल आएगा। देखिएगा यहाँ पे आवेश है, आवेश का क्या होता है, AT होता है, ठीक है ना। और दूरी का क्या होता है, तो L होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M0 L0, जो नहीं होते हैं उनको 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी L0 नहीं होगा, L होगा, ठीक है ना, क्योंकि L है तो L की यहाँ 0 नहीं होगा, L सिंगल L होगा और फिर TA हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये विमीय सूत्र निकल के आ गया। अगर बात करते हैं प्रकृति क्या है, तो प्रकृति के लिए ये सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि। अगर सदिश राशि है तो अभी आपको बताया गया है कि अगर राशि सदिश होती है तो उसकी दिशा भी होगी, और दिशा कैसी होती है, तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है, दिशा आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ ली जाती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तो देखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खत्म हो जाता है। अब आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में स्थित, अक्षीय स्थिति में स्थित, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या तीव्रता के लिए व्यंजक निम्नित कीजिए, व्यंजक निम्नित कीजिए। इस यूनिट का ये वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निम्नित कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो मोस्ट हम सभी क्वेश्चन मोस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये उनमें से भी थोड़ा सा ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, ठीक है ना, कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये आपने अक्षीय स्थिति क्या बोल दिया है, अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो हमने कहा देखिएगा अक्षीय स्थिति को इस तरह से समझ सकते हैं, तो पहले हेडिंग ही डाल देते हैं, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति की बात करते हैं कि अक्षीय स्थिति है क्या। देखिए अक्षीय स्थिति को इस तरह से समझिए कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है और या ऐसा मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव जिस उसमें स्थित होता है, जिस अक्ष पर स्थित होता है उसी को क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति बोलते हैं। जैसे कोई विद्युत द्विध्रुव हो जिस अक्ष में स्थित है उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षीय स्थिति कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, देखिएगा थोड़ा सा इसको लिखेंगे कैसे अक्षीय स्थिति को, तो लिखेंगे जब विद्युत क्षेत्र, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, द्विध्रुव अक्ष पर ज्ञात करनी हो,
ज्ञात करनी हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं, तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई विद्युत द्विध्रुव है, देखिएगा ये यहाँ पे कोई विद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने कि ए और बी, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ए है, ये बी है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, इस पे प्लस क्यू आवेश दे रखा है, इसको माइनस क्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर के बनता है, तो विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये भी, ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब मान लीजिए अगर इसी अक्ष पे हमें क्या निकालनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, कोई बिंदु P है ये, और इस पे हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अक्षीय स्थिति में। देखिएगा अक्षीय स्थिति की हमने डेफिनेशन भी लिखी है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, देखिएगा जी द्विध्रुव अक्ष और इसी पे बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर ज्ञात करनी हो तो इसे क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो देखिएगा ये कोई बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसे U1 से व्यक्त कर दिया है, और जी किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। ठीक है ना, इस तरह बाहर की ओर। और जी E2 काम करेगा कैसी चीज़, विद्युत क्षेत्र की दूसरी दिशा है, जी क्या करेगा, अंदर की ओर, जिसने जी बाहर की डायरेक्शन की ओर बताएगा, जी अंदर की ओर बताएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा इस विद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच में एक बिंदु O मान लेते हैं, और O से इसकी बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, बिंदु P की स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है ना। अब सुनिएगा, इस चित्र को नाम दे देते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अक्षीय स्थिति समझ में आ गई कि अक्षीय स्थिति क्या है। अब देखिएगा इसकी तीव्रता कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा जो डायग्राम दिया गया है इसके बारे में वर्णन करते हैं। कैसे करेंगे कि मान लेते हैं, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, तथा इनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है ना, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है कि ये भी है एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, इनके बीच की दूरी 2a है। अब इसके मध्य में कौन सा है, बिंदु O है, तो लिखेंगे इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, P है जिस पर विद्युत क्षेत्र, जिस पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा याद करनी है। तो देखिएगा हमने ये डायग्राम का वर्णन कर लिया है। क्या हो गया है, अक्षीय स्थिति समझ में आ गई है कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव अक्ष के उसी अक्ष पर स्थित ज्ञात करनी हो तो उसे क्या कहते हैं, मतलब द्विध्रुव अक्ष के बढ़ाए गए अक्ष पर ज्ञात करनी हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। ठीक है ना। हमने डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखा कि ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, इनके बीच की दूरी 2a है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, और इस P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। देखिए इसमें आगे अब हम क्या करेंगे
इसमें इस तरह से देखेंगे कि देखिएगा कि बिंदु ए है और ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसके बाद बिंदु बी है और बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, ठीक है ना। और फिर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपकी बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आगे डिस्कस करते हैं, आगे करते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए बिंदु बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा क्या हो जाएगी। तो तीव्रता हो जाएगी E1, लिख देते हैं तीव्रता को। क्या होती है तीव्रता, वैसे E बराबर होता है 4πε0। यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, क्या होता है आर स्क्वायर। हमने तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर ना होकर के हमारी दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा ए के कारण पी पर निकाल रहे हैं तीव्रता, किसके कारण, ए के कारण पी पर तीव्रता निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए पी हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए पी हो जाएगी। चूँकि आर स्क्वायर होता है इसलिए ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या करना होता है, तीव्रता की दिशा भी व्यक्त करनी होती है। तो तीव्रता की दिशा कहाँ तक हो जाएगी, तो इस डायग्राम को देखते हुए देखना, इस डायग्राम में देखना है कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं। तो ए के कारण बिंदु पी पर निकाल रहे हैं, तो इसकी दिशा कहाँ है, देखो E1 की दिशा किस तरफ है, तो इस तरफ है, तो यानी ए पी की ओर लिख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं ए पी की ओर, ए पी की दिशा में, ऐसा लिख देते हैं ए पी की दिशा में, ठीक है ना। तो देखिएगा ए पी की दिशा में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जिस तरह से इसको निकाल लिया है, थोड़ा सा ए पी निकालें, ए पी होगा क्या, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी को देखते हैं। तो देखिएगा इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं, ए पी कैसे निकलेगा। तो ए पी देखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, ए से पी तक की डिस्टेंस चाहिए है, यानी केवल इतना निकालना है। तो हमने सोचा जी यहाँ से देखो ओ से पी तक की कितनी है, आर है, ठीक है ना। तो एक काम करें, इस पूरी डिस्टेंस को लेकर के यहाँ तक देखना, ए से और बी की, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है, 2a है, ठीक है ना। ओ क्या है इसका, मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। अगर जी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है और ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। यानी इस दूरी को क्या हम ए बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो देखिएगा ए करके इस तरह से यहाँ तक की दूरी 2a हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस ए पी को ऐसे लिखें कि पूरे यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल आर में से, लिखना यहाँ से यहाँ तक आर में से, और इसको माइनस कर लें इतनी डिस्टेंस को, तो क्या बचने वाला है, ए पी। एक बार और सुनिए, पूरा ओ पी में से अगर ओ ए को माइनस कर लिया जाए तो क्या बचेगा, ए पी बचेगा, ठीक है ना। तो ए पी तो चाहिए है, तो ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ ए, ठीक है ना। अगर ओ पी की बात करें तो देखिएगा ओ पी की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ ध्यान दीजिए ओ पी की डिस्टेंस कितनी है, तो ओ पी की डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए। देखिएगा यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है ना जी। ओ पी बराबर, ए पी बराबर कितना आ गया, आर माइनस ए। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। देखो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन ए पी की जगह क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसी तरह से जैसे बिंदु ए के लिए निकाला है, इसी तरह से बिंदु बी के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा जी बिंदु P1, तो इस तीव्रता को हमने E2 लिख दिया, और E2 लिखते हैं, देखिए तीव्रता का फॉर्मूला वही होता है 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिएगा अभी A के कारण P पर निकाली थी तो AP डिस्टेंस लिखी थी, ठीक है ना। अब B के कारण P पर निकाल रहे हैं, B के कारण P पर निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, BP लिख देंगे। तो BP, और यहाँ पे R² की जगह R² होता है तो यहाँ BP स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखिएगा आपने AP की दिशा लिखी है, यहाँ पे क्या लिखी है, AP की दिशा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP की दिशा में, BP की दिशा में, ठीक है ना। तो BP की दिशा में हो जाएगा। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, BP नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा E2 की दिशा कहाँ पर है, तो E2 की दिशा का डायरेक्शन देखिए, इसकी दिशा इस तरफ थी E1 की, इसकी दिशा इस तरफ है, तो PB बोलेंगे, P से B की ओर है, ना कि B से P की ओर है। तो यहाँ पे PB ना लिख करके BP लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब PB लिखेंगे, ठीक है ना, PB की दिशा में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, PB की दिशा में। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा जैसे हमने क्या किया था, AP का मान निकाला था, उसमें यहाँ पे BP का मान निकालेंगे। BP का मान निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा डायग्राम को देखकर ही निकालेंगे। BP का मान यहाँ पे आ जाएगी, और इसमें देखिएगा BP में, तो देखिएगा ये B है और ये P है, तो इसको क्या यहाँ से लिख सकते हैं, OP प्लस OB पूरा हो जाएगा BP, हाँ हो जाएगा, OP और OB क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो देखिएगा OP प्लस OB, OP की डिस्टेंस कितनी है R, OB की डिस्टेंस कितनी है A। चलिए इसको इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिएगा E2 इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो लिखेंगे चूँकि E1 और E2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तथा E1 क्या है, बड़ा है E2 से, तथा E1 बड़ा है E2 से। यहाँ से देखिएगा, आप फिर से डायग्राम को देखना, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है कि E1 और E2 एक ही रेखा में, देखो E1 ये है और E2 ये है, एक ही रेखा में कार्य करते हैं, लेकिन E1 की दिशा इस तरफ है और E2 की दिशा इस तरफ है। तो देखो एक ही रेखा में है लेकिन दिशा में कैसे है, विपरीत है। तो देखिएगा यही तो लिखा है कि E1 और E2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसे E1 बड़ा हो जाएगा E2 से। अच्छा जी, कैसे कह दिया आपने, E1 का मान बड़ा है, E2 का मान छोटा है, देखिएगा यहीं से कह दिया है। देखो यहाँ पे जो हमने अभी AP BP निकाले हैं, इसको देख करके बोल सकते हैं, देखो ये E1 है। आपको पता होना चाहिए कि J वाला इक्वेशन और A वाला इक्वेशन देखो सेम ही है। देखो 1/4πε0 यहाँ है, 1/4πε0 यहाँ है, तो E1 E2 को देखिए सेम है। यहाँ पे Q है तो Q है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस अंतर है, यहाँ पे R माइनस A है और यहाँ पे R प्लस A है। आपको पता होना चाहिए कि इसका मान R माइनस A का मान कैसा होगा, छोटा होगा, R प्लस A का मान कैसा होगा, बड़ा होगा। जब छोटी संख्या का डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा, जो नंबर निकल के आएगा वो बड़ा नंबर निकल के आएगा, और जब बड़ी संख्या का डिवाइड किया जाता है तो छोटा नंबर निकल के आएगा। इसका मतलब ये होगा, ये छोटा है तो जब इसका डिवाइड Q में दिया जाएगा तो इसका मान बड़ा आएगा, और जो बड़ा है तो इसका मान भाग किया जाएगा इसमें तो इसका मान छोटा आएगा। तो E1 का मान बड़ा हो गया और E2 का मान छोटा हो गया, इसलिए E1 बड़ा E2 लिखा। तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब टोटल तीव्रता निकाल लेते हैं, तो परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता निकालेंगे कैसे, देखिएगा E बराबर लिखेंगे
E1 बड़ा था उसमें से E2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं E1 E2 की। तो E1 बराबर क्या है 1/4πε0 Q/R-A का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q/R+A। ये आपका इस तरह से है, ठीक है ना। अब बस इसको सॉल्व कर देना है और हमारा व्यंजक निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, तो दोनों से Q और 4πε0 कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। बचा क्या, यहाँ से जब Q और 4πε0 को ले लिया तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस R-A का होल स्क्वायर बच जाएगा, माइनस बचेगा यहाँ से बचेगा R+A का होल स्क्वायर, राइट। ऐसा आगे बात करते हैं तो इसको देखिएगा और सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो 1/4πε0 यहाँ क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिएगा जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला यहाँ बचेगा तो R+A का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ होगा जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला बचेगा तो R-A का होल स्क्वायर आ जाएगा। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो Q/4πε0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इनके होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो R का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस का 2RA, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इसका भी होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2RA। देखिएगा ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस वाला है तो इसको माइनस का अंदर गुणा कर दिया है तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा थोड़ा गौर करिए, ये R-A लिखा है, R+A लिखा है, तो A-B A+B नहीं बन जाएगा। तो इसका क्या होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या 2RA और 2RA, तो 4RA हो जाएगा। Q/4πε0 यहाँ पे देखिएगा 4RA, यहाँ से R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और यहाँ पे A स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ लिख देंगे यदि द्विध्रुव छोटा हो तो अगर छोटा हो तो क्या होता है, तो देखिएगा जो R है R का मान कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा किसकी अपेक्षा, A की अपेक्षा। तो A को क्या कर देंगे उपेक्षा कर देंगे, मतलब A को हम रखेंगे नहीं। तो क्या निकल के आएगा यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा, Q/4πε0 ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 2 होगा 4 होगा R होगा A होगा और यहाँ पे देखिएगा जो R स्क्वायर A स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर की हमने क्या कर दी है उपेक्षा कर दी है, इसको हटा देंगे तो R स्क्वायर जे हो गया और स्क्वायर जे है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर हो तो पावर का गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा तो इस तरह से आ गया। आपको पता होना चाहिए R से एक R कट जाएगा तो यहाँ पावर कितनी बची, अब 3 बच गई है, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा थोड़ा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए तो किस तरह से कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे देखिए तो अभी तक हमें क्या मिल चुका है, E बराबर हमारा आ गया है Q/4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा 4A/R3, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिएगा अगर इस तरह से आया है, आपको पता होना चाहिए हमने एक और चीज़ पढ़ रखी है, P बराबर होता है Q/2A। क्या होता है P बराबर Q/2A होता है। तो यहाँ से देखिए क्या इसको 1/4πε0 ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको 2/Q/2A लिख दें। देखो 2 और 2 4 होता है, Q आपका Q है, A आपका A है, ठीक है ना जी, Q है। तो देखिएगा Q/2A को तो हम P लिख सकते हैं और ये RQ है। तो यहाँ से देखेंगे 1/4πε0 और ये 2 है तो इस Q/2A की जगह P लिख दें, 2P अपॉन क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा और ये किसके बराबर आ गया है E के बराबर। ऐसा कह सकते हैं कि यही हमारा अक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है व्यंजक होता है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा फास्ट स्पीड से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा व्यंजक निकालते समय क्या करना है,
सबसे पहले इस डायग्राम को देखिएगा और इस डायग्राम में देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, एक बिंदु द्विध्रुव को मान लेते हैं कि ये भी एक बिंदु द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। इनके बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। यही सब कुछ जो बोला है, यही सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिला है। देखिए क्या लिखा है, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर इस तरह से निकाल ली। यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो AP स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। AP का मान निकाला, यहाँ पे रख दिया R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। E2 निकाल लिया। अब E1 और E2 एक ही रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में कार्य करते थे और E1 का मान बड़ा है E2 से, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 में से